वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपके क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स का 3rd यूनिट है, रंगाज मैरिज बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। इस स्टोरी में जो नरेटर हैं वो एक लड़के की मैरिज के बारे में बता रहे हैं। एज़ यूजुअल जो इस चैप्टर का नेम है वो नेम से ही पता चल रहा है, रंगाज मैरिज, रंगा की शादी के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नरेटर है वो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप इस शीर्षक को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि रंगा की शादी, ये कैसा शीर्षक है, इसमें रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय इस तरीके का शीर्षक क्यों नहीं है। इट मीन्स इसका टाइटल ऐसा नाम क्यों नहीं है। रंगनाथ विजय या गिरिजा कल्याण के जो ये टाइटल है मैं इन्हें यूज़ कर सकता था, लेकिन इसको यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई, बिकॉज़ जो ये शीर्षक है इसमें हमारे रंगा का विवाह है और सबसे अच्छा जो शीर्षक है वो यही है। होसाहली हमारा गांव है और इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो बहुत दुख की बात है, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि भूगोल की किताब में इसका जिक्र ही नहीं किया गया है। जो अंग्रेजी लिखने वाले लोग थे संभवतः इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और हाँ, जब वो लोग इस तरह की जानते नहीं थे तो जो भूगोल लिखने वाले या भूगोल के जो मानचित्र बनाने वाले थे, इन चीज़ों के बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो फिर उसको मानचित्र में दिखा कैसे सकते थे जब उन्हें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। और यही कारण है कि किसी भी मानचित्र में हमारे गांव की बिल्कुल भी परछाई तक नहीं है। माफ़ कीजिए, मैंने स्टार्टिंग क्या बात से की थी और मैं आपको किस दिशा में लेकर के गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसूर राज्य का जो भारत से जैसा संबंध है और उसी तरीके से त्यौहार का करिगा दाबू से संबंध है। करिगा दाबू एक स्वीट है दक्षिण भारत की, उसी के बारे में बात करें। बस ऐसे ही जैसे उस स्वीट में जो सामान भरा जाता है, तो वो कह रहे मैसूर के लिए जो हमारा गांव है होसाहली बिल्कुल उसी सामान के जैसे है जो उसके अंदर भरा जाता है। इट मीन्स जो उसकी सबसे अच्छी मिठास है, जो सबसे अच्छा झलक है, वो हमारे गांव में ही देखने को मिलती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपनी राय पर हमेशा अडिग रहूँगा। मैं अकेला ही नहीं हूँ जो होसाहली के विषय में प्रशंसा करता हूँ। एक डॉक्टर भी है मेरे साथ में और उनका नाम है गुंडा भट्ट। वो भी मेरी बात से बिल्कुल सहमत रहते हैं। वो कई स्थानों में घूमा है, इंग्लैंड नहीं, बस इंग्लैंड नहीं गया है। वो कह रहा है ये चीज़ तो मैंने आपके लिए छोड़ दी। अन्नया, अन्ना एक वर्ड है स्टूडेंट्स जो कन्नड़ लैंग्वेज में बोला जाता है लोगों के लिए जो उन्हें रिस्पेक्ट फील कराते हैं। उन्होंने कहा ये तो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मैं किसी कुत्ते की जैसे घूमना पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने कुछ जगह देखी है, मतलब लगभग मैंने काफ़ी सारी जगह देखी हैं, लेकिन मैं इंग्लैंड नहीं गया कभी भी। फिर इसकी आगे जब स्टोरी स्टार्ट होती है, आगे कंटिन्यू होती है, तो कहते हमारे गांव में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हैं। आप कभी हमारे गांव आइए, मैं आपको वहाँ ज़रूर सैर कराऊंगा और वहाँ बताऊंगा। कह रहे कभी भी आप देखिए तो ऐसा लगेगा जैसे उसको दांत से काटते हैं तो इतना खट्टेपन का एहसास होता है। और उसकी चटनी बनाई गई थी वो तो बहुत ही खट्टी थी, मुझे तो उससे जुकाम भी हो गया। डॉक्टर ने उसके बहुत सारे विशेष गुण बताए। जिस प्रकार आम विशेष है उसी प्रकार हमारे गांव में सब कुछ विशेष है, सब कुछ बहुत स्पेशल है। हमारे गांव में एक तालाब है जो बहुत स्वच्छ जल से भरा हुआ है और वहाँ पर एक बेल लगी हुई है। और जब लोग वहाँ पर नहाने आते हैं तो उसकी पत्तियाँ लेकर के आते हैं। और पत्तियाँ लेकर के इसलिए आते हैं क्योंकि जब दोपहर का भोजन करेंगे तो उसी के ऊपर रख कर के भोजन करते हैं। इसलिए अगर आप पत्ती तोड़ कर के लाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर तुम में से कोई यहाँ टूर करने के लिए या फिर यहाँ घूमने के लिए आता है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा कि होसाहली कहाँ है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जहाँ पर तुम्हें घूमने के लिए जाना चाहिए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो लगभग 10 साल पहले हुआ था और तब हम सब लोगों में बहुत कम जो थे इंग्लिश जानते थे। ये मान के चलिए कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हमारे गाँव का जो अकाउंटेंट था उसका जो लड़का था, तो अकाउंटेंट ने पहली बार गांव में, ऐसा आदमी वो पहला था जिसने हिम्मत की थी अपने बच्चों को अपनी स्टडी करने के लिए बाहर भेजने के लिए। और हमारे गांव में तो आप शायद ही पाओगे कि कोई अंग्रेजी बोलने वाला हो। आपको तो कन्नड़ बोलने वाले भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जिसके बीच में वो लोग अंग्रेजी यूज़ करते हों। आप मेरा विश्वास कीजिए, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी थी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में दूसरे दिन रामाराव के घर पर मैं गया था। मैंने वहाँ देखा कि वो जो रामाराव थे वो लकड़ी लेकर के आए थे, यानी कि गट्ठा लेकर के आए थे जिससे वो लोग खाना बना लेते। और रामाराव का लड़का जो था उसकी पैसे देने के लिए वो बाहर गया।
उसने वहाँ महिला से पूछा जिसने उसको लकड़ी बेची थी कि कितने पैसे हुए, तो उसने कहा 4 पैसे। तो लड़के ने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। तो उस लेडी को समझ में नहीं आया कि चेंज का मतलब क्या है, और वो समझ नहीं पाई, लेकिन बड़बड़ाती हुई चली गई। मैं भी नहीं जान पाया था कि रंगा ने कहा क्या था। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या था। खैर, जो ये इतनी कीमती चीज़ है, अंग्रेजी भाषा हमारे गांव में इतनी प्रचलित नहीं थी। इसी कारण रंगा का घर पे आना, जो कि बाहर से पढ़ कर के आया था, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। सब लोग कह रहे थे देखो लेखपाल का लड़का आया है जो बेंगलोर से पढ़ कर के आया। अब ऐसा लग रहा है कि चलो उसको देखते हैं जा कर के, वो है क्या, कैसा है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पर, और वो आंगन में ही खड़ा हो गया। यहाँ सभी लोग आए और उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बंदर तमाशा तो नहीं कर रहा है। उस समय से एक लड़का था जो एकदम बिल्कुल बिना दिमाग का था, बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो। युवा ने, जो बिल्कुल एकदम इमेच्योर था, उसकी बातों को सुनकर के पहले मुझे लगा कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, फिर भी मैं कहा ये तो बहुत पहले की बात है, फिर मैं शांत रहा। इतने लोगों को वहाँ देख कर के रंगा वापस आया। उसके चेहरों में एक स्माइल थी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, सभी लोग अंदर घुस गए होते, तो ऐसा लगता वहाँ का नज़ारा जैसे कोलकाता की एक काली कोठरी में तब्दील हो गया हो। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा हुआ नहीं। और हर कोई देख कर के बहुत आश्चर्यचकित था कि रंगा 6 महीने के बाद यहाँ पर आया है, और जैसा गांव छोड़ कर के गया था लगभग वैसा ही था। उसके पास एक ओल्ड लेडी खड़ी थी जिसने उसके सीने पर हाथ लगाया और उसकी आंखों से देखा, तो उसने कहा जनेऊ अब भी है, यानी कि लड़का अभी बदला नहीं है, उसने अपनी जात को खोया नहीं है। और उसके बाद वो चली गई। तो जो रंगप्पा था, रंगा, वो हंसने लगा। उसके बाद में एक बार से ये एहसास हुआ कि रंगा के हाथ, पैर और नाक अभी भी वैसे ही। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, और उसे छोड़ कर के वहाँ से चले गए। लेकिन मैं लगातार वहाँ खड़ा रहा। सभी के चले जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि कैसे हो रंगप्पा। तो उसने कहा सब कुछ ठीक ठाक है। तभी मैंने रंगप्पा को गौर किया कि वह मेरे पास आया और आकर के मुझे सम्मानपूर्वक नमस्कार करके मुझसे आशीर्वाद लिया और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसके चरित्र को देखा, मैंने समझा कि हाँ, वो बिल्कुल अभी अपने सम्मान को भूला नहीं है। और देखो ना, उसने झुक कर के मुझसे मेरे पैर भी छुए। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शीघ्र शादी हो। यह आशीर्वाद देते हुए मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद में मैं वापस चला आया। अगर उस दोपहर में जब मैं वापस आराम कर रहा था तो रंगा कुछ संतरे अपने हाथों में लेकर के आया था। वह एक काइंड पर्सन था जैसा लग रहा था। उसने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन और भी अच्छा हो जाता अगर तुम अपनी गृहस्थी बसा लेते, तुम जल्दी से शादी कर लेते। उसने कुछ ही देर हम लोगों ने इधर उधर की बातें की। फिर मैं बिल्कुल मेन पॉइंट पे आ गया और मैंने रंगा से कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तुमने शादी की क्या प्लानिंग की है। तो उसने कहा मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ, मुझे लड़की की तलाश है। मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी, और वो लगभग 30 साल का था और उसकी वाइफ करीबन 25 साल की थी। मैंने उसे बताया कि वो लोग रोमांटिक बातों करने में तो पूरी तरीके से सक्षम थे। मुझे बोलने दीजिए, मैं एक युवा लड़की से शादी की थी। ये स्टोरी बता रहा है उस ऑफिस पर्सन के बारे में जिसके बारे में वो बात कर रहा था। और उसके बाद में उन लोगों के प्यार भरे शब्दों ने विकराल रूप ले लिया। हाल ही में एक शकुंतला नाटक का बेंगलोर में मंचन किया गया था, और शकुंतला वर्तमान की जो दुल्हन है, अगर उसकी तरीके की होती तो दुष्यंत के प्रेम में उसका आसक्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कालिदास के नाटक का क्या होता अगर इस तरीके की लड़की होती तो। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस अपरिपक्व लड़की के साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं कुंवारा ही रहूं। बस यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। क्या कोई अन्य कारण है? एक व्यक्ति को उस लड़की से शादी करना चाहिए जो उसकी सराहना करता हो, यानी उसकी प्रशंसा करता हो, उसका रिस्पेक्ट करता हो। और हमारे यहाँ तो शादियाँ बहुत व्यवस्थित तरीके से होती है। कोई लड़की की सराहना कैसे कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ दूध के धब्बे हों तथा दूसरी तरफ गीलापन, और इतना युवा हो, उसका चेहरा इतना युवा कि उंगलियों को काटना ही ना आता हो उसे। एक और नीम का फल, दूसरी ओर करेला। बिल्कुल ठीक, रंगा ने हंसते हुए कहा। मैं परेशान था। जिस लड़के में मैं के विषय में मैं जो सोचता था कि वो एक अच्छा पति हो सकता था, उसने कुंवारा रहने का फैसला किया है। बातचीत करने के कुछ देर बाद रंगा वहाँ से चला गया और मैंने फिर मूड बना लिया कि अब तो मैं इसकी शादी करवा के रहूँगा। रामाराव के 11 वर्षीय एक सुंदर भतीजी भी थी। वो वहाँ उसके साथ रहने आई थी और वहाँ पर रुकी हुई थी।
इसी प्रकार वह जानती थी कि वह वीणा कैसे बजाते हैं और हारमोनियम कैसे बजाते हैं। उसकी आवाज़ तो बहुत सुरीली थी। उसके माता पिता मर चुके थे और उसके चाचा जी उसको अपने साथ ले आए थे, जो कि रामा राव थे। रंगा उसके लिए बिल्कुल सही लड़का था और मैंने सोच लिया था कि मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा। फिर मैं रामा राव के यहाँ बार बार जाने लगा और मैंने रत्ना से काफ़ी कुछ बातें की। तब मैं उसको जान गया कि वो कैसी थी। एक दिन शुक्रवार था और उसने शानदार साड़ी पहन रखी थी। कमरे में मैंने उसको बैठने के लिए कहा, वो बैठ गई और मैंने रंगा को भी बुलावा भेज दिया कि उसको बुला दिया जाए। वो गाना गा रही थी। कृष्ण मूर्ति मेरी बिल्कुल नज़रों के सामने थी। वह दहलीज पर आकर रुक गया। वह गाना बंद नहीं करना चाहता था, परंतु गायक को देखने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसकी आवाज़ ही इतनी मधुर थी। वो धीमे से बिल्कुल अंदर आता है और जो रोशनी थी वो बिल्कुल कम हो गई। रत्ना ने अंदर देखा कि एक अजनबी व्यक्ति आया है, तो उसने अपना गाना रोक दिया। फिर उसने कहा कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया। इससे पहले कि तुम आगे जाओ, मैं एक बात बता दूँ कि वो गाना गा रही थी और अच्छी लड़की है। उसके बाद में वो शर्मा कर के अंदर चली गई। इसके बाद में मेरे ही शब्द, बस वहाँ पर शब्द ही शब्द थे और कुछ नहीं था। उसने कहा कि देखो, जो नरेटर हैं वो ये कह रहे थे कि कलयुग के दिनों में कार्य की समानता के साथ साथ शब्दों की उम्मीद कौन कर सकता है, मतलब काम भी हो और शब्द भी हो। रत्ना शर्मा कर जब अंदर चली गई थी, उसके कुछ देर बाद रंगा ने पूछा कि स्वामी जी, ये लड़की कौन है, अंदर कौन है? तो फिर उसके बाद में डायलॉग में बात होती है। शेर ने जानना चाहा कि मंदिर के शरण में रह रहे बकरे ने जवाब दिया, इससे तुम्हें क्या मतलब? जो बकरे की आवाज़ है, इसका मतलब उस रत्ना से कंपेयर किया जा रहा है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूँ? मैं एक कमज़ोर पशु हूँ जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका हूँ और अब मैंने एक और शेर खाने की कसम ली है। मुझे बताओ, तुम नर हो या मादा? इट मीन्स तुम मेल हो या फीमेल? शेर ने भय के कारण उस जगह को छोड़ दिया, ऐसा प्रतीत होता था। बकरे की तरह मैंने कहा कि देखो, हम दोनों के प्रत्येक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे पहले शादी कर चुका हूँ और तुमने तो शादी ना करने का फ़ैसला किया, और वो जो लड़की है वो पहले ही शादीशुदा है। तो इसका मतलब किसी को किसी से फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। अब तो रंगा का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था और उसने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे घर में काम है। अगली सुबह मैं शास्त्री जी के पास गया और मैंने उन्हें सारी बातें बताई और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया था कि जब मैं रंगा को लेकर के आऊँ तो क्या क्या बोलना है। उस दिन मैं रंगा से मिला तो मैंने देखा कि उसमें तो कोई चेंजमेंट ही नहीं। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, कोई परेशानी? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा सिर दर्द है क्या, चलो डॉक्टर के पास चलें। तो उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारी जैसी स्थिति से ही गुजरा हूँ। जब मुझे लड़की का चुनाव करना था तो मैं भी इस तरीके से परेशान था। रंगा ने मुझे बहुत घूर करके देखा। फिर मैंने उससे कहा चलो अच्छा, चलो शास्त्री जी से मिल कर के आते हैं, देखे तुम्हारे गुरु और शनि सब शांत हैं या नहीं शांत हैं। रंगा ने कोई विरोध नहीं किया और मेरे साथ चला गया। जब मैं वहाँ पर गया तो शास्त्री जी ने वही सारी चीज़ें कहीं, बल्कि उससे बहुत अच्छी चीज़ तरीके से कहा। सब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके कहा कि हाँ, इसको परेशानी तो है और शायद कोई लड़की की बात है। शास्त्री ने जब रंगा की ओर मुड़ कर के इस तरीके की बात कही तो रंगा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा ऐसा तो कुछ है, क्या तुम बता सकते हो लड़की कौन है? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि हाँ है, एक लड़की है। फिर शास्त्री ने कहा कि संभवतः उस लड़की का नाम समुद्र में पाई जाने वाली किसी चीज़ के नाम के ऊपर होगा। तो मैंने कहा कि हो सकता है निश्चित रूप से पक्षी हो या कीचड़ हो सकता है। हाँ, कीचड़ हो सकता है अगर कमला नहीं है तो। फिर मोती और रत्न क्यों नहीं, कोई कीमती पत्थर? रत्ना, हाँ। फिर मैंने उससे कहा कि हाँ, रामा राव के यहाँ एक उसकी भतीजी आई है, उसका नाम रत्ना है, निश्चित रूप से वही लड़की है शायद, लेकिन वो तो मैरिड है। फिर मैं उसकी ओर मुड़ा और मैंने उसका चेहरा देखा तो वो मुरझा गया था, रंगा का चेहरा। उसके बाद में मैं ये सब नहीं जानता, मुझे कौन है कौन नहीं है, हाँ कोई भी उपयुक्त लड़की हो सकती है, मैं उसके बारे में ही क्यों सोचूं। तो शास्त्री जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल सही कहा गया है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब तो आश्चर्य ये था कि ये देखना था कि वो लड़की के साथ शादी इसकी होती है कि नहीं होती। मैं वहाँ पर गया, राम राव का घर रास्ते में पड़ता था तो मैं अंदर गया। फिर वो थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा रंगा, और जब मैं अंदर से बाहर आया तो मैंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, ये लड़की तो विवाहित ही नहीं है। एक दिन मुझे बताया था किसी ने कि वो लड़की शादीशुदा नहीं है। शास्त्री ने जो बताया आखिरकार वो सच निकला।
परंतु रंगप्पा मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम क्या सोच रहे हो। माधवाचार्य की कसम खा कर के बताओ, शास्त्री ने जो कुछ कहा था क्या बिल्कुल वही सही है? तो रंगा ने स्वीकार किया कि हाँ, जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही है। उस समय शास्त्री जी कुएं के पास थे। जब मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, जो मैंने तुम्हें समझाया था तुमने वही बात कही। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने शास्त्रों से ही देख करके बोला था, बल्कि तुमने जो कुछ कहा था मैंने उससे कहीं अधिक अच्छे तरीके से कहा था। मुझे बताओ, क्या ये कोई मॉडर्न आदमी कर सकता है? फिर रंगप्पा ने मुझे रात्रि भोजी करने यानी कि डिनर के लिए मुझे इन्वाइट किया और मैंने कहा कि आखिर बात क्या है, किस लिए मुझे इनवाइट कर रहे हो? तो उसने कहा श्याम का जन्मदिन है, जब वो 3 साल का हो गया है। इट मीन्स अब ये कहानी 10 साल के बाद की है, जब नरेटर ने कहानी स्टार्ट की थी। फिर उसने कहा कि ये अच्छा नाम नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तेल निकालने के बाद जो खली का टुकड़ा बचता है ना, जैसे मेरा नाम उस तरीके का नाम लग रहा है। ये अच्छी जोड़ी नहीं है रत्ना और तुम। मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी नामों के अनुसार उसका उस पर नाम रखो जिसको तुम पसंद करते हो। फिर तुम्हारी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है 8 महीने की, फिर तुम्हारी वहाँ माँ की मदद कौन करता है? तो उसने कहा कि मेरी बहन गई है उसके साथ में। फिर मैंने वहाँ पर डिनर किया। डिनर करने के बाद में श्याम जो था बच्चा उसका, वो मेरे पास ही वापस दौड़ करके आता और मेरे पैरों पर लिपट गया। मैंने उसके गालों में किस किया और उसकी छोटी छोटी नन्ही उंगलियों में मैंने अपने हाथों को पकड़ के उसकी उंगलियों को अंगूठी पहना दी। सो लिसनर्स, अब मुझे जाने की अनुमति दें। मैं आपकी सर्विस में हमेशा लगा रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। ये नरेटर की लास्ट की स्टोरी होती है और लास्ट के सेंटेंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, आपका एक्सप्लेनेशन। और कुछ ही समय में आपको जो आपके MCQs वाले फॉर्म्स है, क्योंकि आपके जो आपका टर्म फर्स्ट है वो आपका MCQ फॉर्म में होने वाला है। तो मैंने आपके 9th 10th के सारे ही स्टार्ट कर दिए और मैं कुछ दिनों में आपको 11th के सारे चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी। सो कीप इट वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।